पिछले टर्म पे हम लोग सल्फोनेशन देखे थे कि जब सल्फोनेशन होता क्या है, सल्फोनेशन जब बेंजीन को क्या लिखा गया था, बेंजीन को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया जाता है। कितना टेम्परेचर, लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है। SO3H ग्रुप लग जाता है, ये H2O, ये प्रोडक्ट बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो इधर लिख लिए थे, स्टेटमेंट लिख के मैकेनिज्म इसका कैसे होगा, मैकेनिज्म एक लाइन लिख लो, द मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। The mechanism of sulfonation of benzene involves the following steps. Mechanism of sulfonation of benzene involves the following steps. Following steps. तो स्टेप 1 क्या होगा, क्या लिखते हैं स्टेप 1 को, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, इसमें तो सल्फ्यूरिक एसिड ही है। इसके पहले हम लोग नाइट्रेशन पढ़े हैं, तो उसमें देखे हैं नाइट्रेशन में जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, दोनों में एसिड बेस रिएक्शन होता है। ब्रांस्टेड एसिड का काम करता है सल्फ्यूरिक एसिड, और ब्रांस्टेड बेस का काम करता है नाइट्रिक एसिड, यही ना है। इसमें क्या है, इसमें अब सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मोल आपस में इंटरेक्ट करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मोल आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एक ब्रांस्टेड बेस की तरह से बिहेव करेगा और एक ब्रांस्टेड एसिड की तरह से, ठीक ना, एकदम दूसरी तरह। देखो हम लिख सकते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड को HOSO3H लिख सकते हैं, और ये दूसरा है उसको भी ऐसे ही लिखते हैं HOSO3H, 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये 2 मोल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, प्रोटॉन देने का काम किसी एक को। मान लो एक प्रोटॉन यहाँ से निकल रहा है तो माइनस हो गया, और ये जाकर जिस तरह से नाइट्रिक एसिड में जुड़ा था नाइट्रेशन में, उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड में जुड़ जाएगा। क्या हो गया, ये हो गया HOOH, और ये SO3H यहाँ हो गया पॉजिटिव, और ये हो जाएगा O माइनस SO3H। अब ये क्या हो जाएगा, वाटर यहाँ से फूट के निकलेगा। पूरे को यदि हम नीचे करके लिख दें तो ये तो बन गया H2, H2 हो गया, लिख सकते हैं H2, और ये SO3H हो गया, प्लस जिस तरह से नाइट्रेशन में NO2 प्लस बनता है उसी तरह से SO3H प्लस, और ये HSO4 माइनस लिख सकते हैं इसको, SO4 माइनस। तो बस यहीं पे अंतर है, ये क्या हो गया, सल्फोनियम आयन, सल्फोनियम आयन बन गया जो रिएक्टिंग इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल हमने बना लिया, तो उसके बाद का स्टेप तो वही है, तो
थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, समझ लो। यही मेन चैप्टर पूरा जो है एरोमेटिक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में है। हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप को क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन बना, कैसे कार्बोकेटायन बना, बेंजीन मॉलिक्यूल बनाएंगे, उसमें बॉन्ड दिखाएंगे और जहाँ जोड़ना है वहाँ का हाइड्रोजन। तो ये हो गया बेंजीन। हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बना है SO3H+ अमोनियम आयन, अमोनियम आयन ये बना है इलेक्ट्रोफाइल। ये डिटरमाइनिंग स्टेप है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट किया, उसके साथ बॉन्ड बना लिया, कार्बोकेटायन बन गया। ये H पहले से था, ये अमोनियम आयन यहाँ पे जुड़ के न्यूट्रल हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज रह गया, और ये दोनों ये कार्बोकेटायन है, और बाकी इसका रेजोनेंस वगैरह तुम लोग बनाते रहना, हो जाएगा ना। हो गया, केवल जो जनरल रिएक्शन हमने बताया था मैकेनिज्म एकदम उसी जैसे, खाली इलेक्ट्रोफाइल बना लिया, उसके आगे वैसे ही। इलेक्ट्रोफाइल बन गया, कार्बोकेटायन बन गया। लास्ट स्टेप में डिप्रोटोनेशन हो जाता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन। हो गया। कैसे प्रोटॉन का लॉस होता है, यही कार्बोकेटायन है, मैंने इसी को ले लिया, यहाँ से लिखना है, और प्रोटॉन यहाँ जानते हैं निकलेगा, फिर एरोमेटिक में चेंज हो जाएगा, और प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करने वाला कौन है, HSO4-, तो ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा।
सल्फोनेशन एक ऐसा है जिसके सभी स्टेप रिवर्सिबल होते हैं, ठीक ना। सभी स्टेप सल्फोनेशन के क्या होते हैं, रिवर्स। तो इसको फास्ट लिख देंगे। फास्ट क्यों है, इसका कारण हमने बताया था, नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक में बदल रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पे ऐसे 3H है बच गया और ये प्रोटॉन से जुड़ गया, तो फिर H2SO4 एक जो कैटलिस्ट की तरह से काम किया था वो फिर से अलग बन गया। प्रोडक्ट हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये बन गया। तो ये हो गया सल्फोनेशन की मैकेनिज्म, ठीक ना। वहां से लिखना है, ब्रैकेट हमने लगाया एरो बनाते हुए। जब जनरल मैकेनिज्म ध्यान से समझ गए होगे तो केवल E प्लस के जगह पे बदल रहा, बाकी सब वैसे ही है। तो पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोफाइल हमारा कैसे जनरेट हो रहा है, क्या बन रहा है इलेक्ट्रोफाइल, किस रिएक्शन में क्या रिएजेंट ले रहे हैं, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल वहां पे बन रहा है, ये याद करना। जब भी बेंजीन का सल्फोनेशन आएगा तो याद होना चाहिए कि सल्फोनेशन कराना है तो हमको क्या लेना है, उसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और कौन ग्रुप बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो ये SO3H हो रहा है। हो गया क्लियर? तो ये सल्फोनेशन की मैकेनिज्म हो गया। और उसके बाद फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। चौथा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है कि जब बेंजीन को किसी एल्काइल हैलाइड के साथ, ये मैंने पहले पढ़ा भी दिया है, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बताया था कि आगे चल के और फिर इस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ना है। दूसरा चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे ना कि बाय फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन द्वारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो जब बेंजीन को किसी एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करते हैं एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड लुईस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो एल्काइल ग्रुप एरोमेटिक रिंग में क्या हो जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है, हाइड्रोजन के बदले आ जाता है। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं। तो पहले स्टेटमेंट लिख लो, when benzene is treated with an alkyl halide, when benzene is treated with an alkyl halide in the presence of anhydrous aluminum chloride, in the presence of anhydrous AlCl3, anhydrous aluminum chloride, then alkyl benzene, alkyl benzene is formed
then alkyl benzene is formed. ठीक है? This reaction is known as Friedel-Crafts alkylation. This reaction is known as Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation. तो इस रिएक्शन को Friedel-Crafts alkylation कहते हैं. This reaction is known as Friedel-Crafts alkylation. तो बेंजीन लेंगे, एल्किल हैलाइड लेंगे, एल्किल हैलाइड को कैसे लिख सकते हैं? RX. तो ये हो गया एल्काइल हैलाइड. हमारे पास लुईस एसिड का एटलीस्ट क्या रहेगा? एनहाइड्रस, जो कॉमन है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड. ये लुईस एसिड है. बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन कहीं का भी दिखा सकते हैं. मान लो हमने यहाँ ही लगा दिया तो हाइड्रोजन रिप्लेस होके और क्या लग गया? एल्काइल ग्रुप लग गया और प्रोडक्ट बन गया एल्काइल बेंजीन और ये हो गया HX. तो ये प्रोडक्ट हमारा बना एल्काइल बेंजीन. एल्काइल बेंजीन बन गया. यदि हम चाहते हैं कि CH3 लगाएं, टॉलुइन बनाएं, तो हमको क्या लेना पड़ेगा? यदि हम टॉलुइन बनाना चाहते हैं तो हमको क्या लेना पड़ेगा? बोलो. R के जगह पे CH3 लेना पड़ेगा और X के जगह पे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी ले सकते हैं. तो मान लो हमने मिथाइल क्लोराइड ले लिया. मिथाइल क्लोराइड ले लिया. एनहाइड्रस AlCl3, R के जगह पे मिथाइल आ गया और ये बन गया HCl. तो हमारा प्रोडक्ट अब एल्काइल बेंजीन के जगह पे क्या बन गया? मिथाइल बेंजीन. और मिथाइल बेंजीन को ही कॉमनली हम क्या कहते हैं? टॉलुइन कहते हैं. यदि यहाँ पे इथाइल लेंगे तो इथाइल बेंजीन बनेगा. ठीक ना? ये लिखो. हो गया। अब इस
इसकी मैकेनिज्म लिखो। मैकेनिज्म mechanism of Friedel-Crafts alkylation. The mechanism of Friedel-Crafts alkylation of benzene. Friedel-Crafts alkylation of benzene involves the following steps. तो स्टेप 1 क्या लिखेंगे? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मैं टॉलुइन वाले रिएक्शन का लिख दे रहा हूँ। आर वाला भी चाहते थे, RX वाला लेके लिख सकते थे। जनरल रिएक्शन टॉलुइन जो है कॉमन है, तो उसी का मैं लिख रहा हूँ। देखो हमारे पास क्या है, RX लेके लिख सकते हैं, या मान लो हमने मिथाइल क्लोराइड ले लिया टॉलुइन बनाने में, तो ये हो गया मिथाइल क्लोराइड। और लुईस एसिड हमारे पास क्या है? एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड है। एनहाइड्रस AlCl3 क्या है? लुईस एसिड कैटलिस्ट। लुईस एसिड कैटलिस्ट क्या होगा? दोनों में इंटरेक्शन होगा। क्लोराइड आयन पहले से ही पोलर है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। क्लोराइड आयन आकर अपना इलेक्ट्रॉन इस लुईस एसिड को दे देगा। कार्बन पे क्या रह गया? पॉजिटिव चार्ज। तो CH3+ हो गया, और Cl- इससे जोड़ के क्या बना लिया? Cl- AlCl3 या AlCl4-। तो ये CH3+ क्या है? मिथाइल कार्बोकेटायन हो गया, मिथाइल कार्बोकेटायन। और ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। जब मैं जनरल रिएक्शन का लिखता तो R+ हो जाता कार्बोकेटायन, इथाइल लेके रहते तो C2H5+ हो जाता। तो ये बन गया मिथाइल कार्बोकेटायन। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ये तो इलेक्ट्रोफाइल वाला। दूसरे स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल भी कार्बोकेटायन बन रहा है, ये ध्यान देंगे। पहला स्टेप लिखो ये।
हो गया। अब इसके आगे हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन में। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या है, मिथाइल कार्बोकेटाइन है? तो इसको लिख देंगे CH3+ हो गया मिथाइल कार्बोकेटाइन, और ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये स्लो स्टेट होगा और यहाँ आकर जुड़ जाएगा। CH3 ये बन गया कार्बोकेटाइन जो रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज होगा, उसको बना सकते हैं। और उसके बाद लास्ट स्टेप में प्रोटॉन का लॉस हो जाएगा। तो स्टेप थर्ड में हो जाएगा लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो लॉस ऑफ प्रोटॉन वाला कर लोगे ना अपने आप, हाँ? तो ये कार्बोकेटाइन बना है, यहीं से प्रोटॉन का लॉस। अब प्रोटॉन का इंतजार करने वाला कौन है? AlCl4 माइनस, तो Cl माइनस AlCl3 यहाँ पे दिखा देंगे। प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ से प्रोटॉन निकला, ये फास्ट स्टेप होगा और ये फिर एरोमेटिक में बदल गया। यहाँ पे केवल बच गया CH3 और HCl हो गया और प्लस AlCl3 जो कैटलिस्ट था वो फिर से सेपरेट हो गया, तो बन गया टॉलूइन। हो गया ना? इस तरह से करना है। केवल पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल क्या बन रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो दोनों एक ही जैसे हैं। इसलिए हमने जनरल स्टेप में पूरा डिटेल मैकेनिज्म में लिखवा दिया। हो गया? तो ये हो गया फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक ना? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का कुछ ड्रॉबैक है, कुछ लिमिटेशंस है, तो
लिमिटेशन या ड्रॉबैक के बाद शॉर्ट नोट लिखने को आता है। तो क्या लिमिटेशन है पहले उसको समझ लो। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था जिसमें टॉलुइन बना था, जिसकी मैकेनिज्म लिखा। हमने कहा है कि जब मिथाइल के जगह पे इथाइल ले लेंगे तो क्या बनेगा, इथाइल बेंजीन बनेगा। उसकी भी मैकेनिज्म, उसमें इथाइल कार्बोकेटायन बनेगा, यानी CH3 प्लस के जगह पे CH3 CH2 प्लस बनेगा, फिर वो जुड़ेगा, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। लेकिन यदि हम देखो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कराते समय यदि हम 3 कार्बन का ले लें, ये बेंजीन है हमारे पास, और हम ये ले रहे हैं CH3 CH2 CH2 Cl, ये बेंजीन है। और ये क्या है, नॉर्मल प्रोफाइल क्लोराइड। N प्रोफाइल में जिसमें सीधे चेन जुड़ा हो, आइसोप्रोपाइल रहता तो यहाँ बीच में रहता 2 क्लोरोप्रोपेन, ये 1 क्लोरोप्रोपेन है जिसको हम प्रोपाइल क्लोराइड कहते हैं। यदि N प्रोपाइल क्लोराइड हम लेते हैं और एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में उसका एल्काइलेशन कराते हैं बेंजीन का, तो हमको मिलना चाहिए था, ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, ध्यान दो, CH2 CH2 CH3 प्लस HCl, ये नहीं लगना चाहिए था, N प्रोपाइल बेंजीन बनना चाहिए। लेकिन N प्रोपाइल बेंजीन बहुत कम बनता, 5-10%। माइनर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो ये बनता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन लिया था हमने N प्रोपाइल क्लोराइड, बनना चाहिए था N प्रोपाइल बेंजीन, लेकिन बन रहा है क्या, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो बनाना चाह रहे थे N प्रोपाइल बेंजीन, बन गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो ड्रॉबैक हुआ कि नहीं। यदि यही क्लोरीन बीच में लगा रहा था, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड रहता तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि हम N प्रोपाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड कोई भी ले लें तो हमारा तब भी आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है। ठीक ना, तो ये एक ड्रॉबैक हो गया। ठीक ना, ये हो गया। दूसरा क्या है कि जब हम बेंजीन का एल्काइलेशन कराते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो जो एल्काइल ग्रुप लगता है, एल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है जानते हैं, उसका कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई। एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो प्लस आई इफेक्ट के कारण बेंजीन के रिंग में जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उससे कई गुना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टॉलुइन में होगी, क्योंकि CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जब CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेंजीन की अपेक्षा टॉलुइन की रिएक्टिविटी और भी बढ़ गई। तो यदि रिएक्शन मिक्सचर में इलेक्ट्रोफाइल और प्रेजेंट है तो टॉलुइन का फिर से फ्रीडल-क्राफ्ट होने लगता है। ठीक है, और टॉलुइन का फ्रीडल-क्राफ्ट होगा तो फिर क्या बनेगा, आर्थोजाइलिन बनेगा, पैराजाइलिन बनेगा, ठीक ना, और टेट्रामिथाइल बेंजीन बनेगा। मतलब पॉली सब्स्टिट्यूटेड टॉलुइन तो बनेगा ही, लेकिन टॉलुइन का फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक होने लगेगा। क्यों होने लगेगा, क्योंकि टॉलुइन बेंजीन से लगभग 25-30 गुना ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, तो उसका भी फ्रीडल-क्राफ्ट होने लगेगा, वो भी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो उसका पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो एक ये ड्रॉबैक है। ठीक है, तो लिखो, शॉर्ट नोट बेस पे लिखने को आता है, तो हेडिंग क्या लिखेंगे, ड्रॉबैक्स ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट, ड्रॉबैक्स ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन करके आता है, लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या ड्रॉबैक्स ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो उसको जो है लिखना, ड्रॉबैक्स ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो हमने जो मेन ड्रॉबैक है उसको समझा दिया, एग्जाम में आएगा तो वही दोनों जो है लिख देंगे। तो
there are two TW, there are two main drawbacks. There are two main drawbacks of Friedel-Crafts alkylation. There are two main drawbacks of Friedel-Crafts alkylation. Two main drawbacks of Friedel-Crafts alkylation. तो पहला लिखो, पहला नंबर लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ, पहले मैं हेडिंग डाल के रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल। जो कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल बनता है वह रीअरेंज हो जाता है। जानते हैं हम कि कोई भी कार्बोकेटाइन बनता है तो हमेशा वो चाहता है कि उससे अधिक स्टेबल कार्बोकेटाइन में बदल जाए। कार्बोकेटाइनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा होता है टर्शियरी। तो यदि मान लो कोई प्राइमरी बना है और उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि वो रीअरेंज होकर सेकेंडरी में बदल सकता है या टर्शियरी में बदल सकता है, तो पहले कार्बोकेटाइन क्या होगा? रीअरेंज होगा, जो ज्यादा स्टेबल है पहले वो बनेगा, तब वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, इसलिए ऐसा होता है। तो लिखो द इनिशियली फार्म्ड कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, the initially formed carbocation intermediate, initially formed carbocation intermediate undergoes rearrangement, initially formed carbocation intermediate undergoes rearrangement, ठीक है ना? undergoes rearrangement via 1,2 hydride shift, 1,2 hydride shift or 1,2 alkyl shift or 1,2 alkyl shift to form a more stable carbocation, which acts as reacting electrophile, to form the major product, बस समझ में आया? जो लिखे हो, हाँ? क्या कहा गया कि जो इनिशियली फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन होता है, जो शुरू में कार्बोकेटाइन बनता है, उसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट यदि संभव है तो, या 1,2 कोई एल्काइल शिफ्ट संभव है तो वो होकर और वो एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के रूप में बदल जाता है, और तब वह कार्बोकेटाइन वास्तव में इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, और तब प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट उसका बनेगा, ठीक ना? उसी का एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल कई बार कंपल्सरी क्वेश्चन पूछा गया है। तो फॉर एग्जाम्पल पैरा चेंज करके लिखो, फॉर एग्जाम्पल when
treated with when benzene is treated with n-propyl chloride, क्लोराइड के ब्रोमाइड भी दे तब भी कोई अंतर नहीं। तो when benzene is treated with n-propyl chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride, 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 then isopropyl benzene is formed. Isopropyl benzene is formed as the major product. Isopropyl benzene is formed as the major product rather than माने अपेक्षा rather than RATHER rather or than THER rather than n-propyl benzene, rather than n-propyl benzene। तो जब बेंजीन को n-propyl क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं हाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है मेजर प्रोडक्ट। तो ये लिख लेना है रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट इसके अपेक्षा रादर देन n-propyl बेंजीन बनना चाहिए। n-propyl बेंजीन लेकिन बनता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो लिखो ये रिएक्शन देख लो क्यों ऐसा होता है। तो ऐसा होने का कारण जो हमने पूरा उसमें लिखवा दिया सेंटेंस के रूप में। देखो होगा क्या, n-propyl क्लोराइड है जैसे कि मिथाइल क्लोराइड लिए थे और हमारे पास कैटलिस्ट क्या है AlCl3। तो क्लोराइड जैसे उसमें जाके यहाँ जुड़ रहा था उसी तरह से इसमें भी जुड़ेगा। तो क्या हो गया, ये बन गया CH2 प्लस, ये ना बना और फिर क्या बन गया Cl माइनस AlCl3 है। अब ये है क्या, ये n-propyl कार्बोकेटायन है, n-propyl कार्बोकेटायन है। और n-propyl कार्बोकेटायन कौन सा कार्बोकेटायन है, प्राइमरी है। तो प्राइमरी कार्बोकेटायन जो बना हुआ है शुरू में, इसमें देखो क्या चांस है, एक हाइड्रोजन यदि हम अलग करके दिखा लें इसको n-propyl कार्बोकेटायन का, n-propyl कार्बोकेटायन का, n-propyl कार्बोकेटायन कौन सा कार्बोकेटायन है, प्राइमरी कार्बोकेटायन है कि नहीं। ये प्राइमरी कार्बोकेटायन देखो, अब प्राइमरी कार्बोकेटायन में ये चांस है कि ये सेकेंडरी में बदल सकता है।
कैसे सेकेंडरी में बदल सकता है? बगल से एक कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ हाइड्राइड के रूप में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन जो है मिथाइल भी है, तो मिथाइल शिफ्ट होगा तो कोई फायदा नहीं होगा, फिर वही प्राइमरी का प्राइमरी ही रहेगा, तो ऐसा होगा नहीं। तो हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, इसको क्या कहते हैं 1 2, माने एक कार्बन से बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन का H- का शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट कहलाता है। तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट इसलिए होगा कि ये तब बदल जाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में। H- यहाँ पे जुड़ गया तो CH3 हो गया, पॉजिटिव है, बगल में से H- जाके यहाँ जुड़ गया, तो ये किस में बदल गया? सेकेंडरी में। तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया? आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। और आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन देखो सेकेंडरी है, और सेकेंडरी प्राइमरी से क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब ये बना ज्यादा, जैसे ये बनेगा तुरंत रीअरेंज होकर इसमें बदलेगा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल ये होगा ना, तो इलेक्ट्रोफाइल ये होगा तो यहाँ बेंजीन पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, क्योंकि शुरू में जो बनेगा एन प्रोफाइल कार्बोकेटाइन तो इसमें बदल जाए, तो ये इसका कारण हो गया। इलेक्ट्रोफाइल यही है ना आप, तो बेंजीन पे बीच वाला कार्बन में जुड़ेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा, तो ये इसका कारण है। तो कोई भी कार्बोकेटाइन शुरू में जब बनता है तो उसमें ये जरूर आइसर, इसके पहले जो मिथाइल बना था, क्या इसमें कोई रीअरेंजमेंट संभव है? नहीं संभव है, तो यही रहेगा इलेक्ट्रोफाइल। मिथाइल बनता मान लो किसी में CH3 CH2+, तो इसमें भी कोई रीअरेंजमेंट संभव नहीं है। यहाँ से हाइड्राइड यहाँ भेजोगे तो ये CH3 हो जाएगा, इधर CH2+ हो जाएगा, वही रहेगा। लेकिन जैसे 3 कार्बन का लेंगे प्राइमरी, तो वो सेकेंडरी में बदल सकता है। और यदि आइसोप्रोपाइल रहता तब तो इसमें कोई चांस नहीं रहता। मान लो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो ये निकलेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? +4, तो ये सेकेंडरी का सेकेंडरी रहेगा, तो इसका प्रोडक्ट भी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लेंगे तब भी वही प्रोडक्ट बनेगा जो N प्रोपाइल क्लोराइड लेने पे बनेगा। तो ये इतना लिख लेना रीअरेंजमेंट। तो ये हो गया एक ड्रॉबैक, बाकी एक और है तो उसको कल पढ़ेंगे।